Hello, my dear students. Welcome back to our channel, Life Science Classes. This side is Swati ma'am, your biology educator, and today we are going to discuss another important topic that is translation. ठीक है बेटा, ट्रांसलेशन को डिस्कस करने से पहले, ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके पीछे का, इसका थोड़ा ट्रांसलेशन की एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि इसका थोड़ा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है, इससे पहले की थोड़ी एक दो चीज़ें जिससे हम ट्रांसलेशन को कोरिलेट कर पाएँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सेंट्रल डोग्मा की। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बोल रही हूँ बेटा सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा देखो, डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए से जब डीएनए बनता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है ना, जब डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको हम रेप्लिकेशन बोल रहे हैं। जब डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, ठीक है ना, डीएनए से आरएनए जब बनता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है ना, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, और ये आरएनए बेसिकली कौन सा होता है, एमआरएनए। ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है ना, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर ट्रांसलेशन को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और जो ये पूरा कंप्लीट है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है ना, और इसको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, सेंट्रल डोग्मा में, लेकिन हम यहाँ पे इसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है ना, अब इस ट्रांसलेशन को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखो अब ट्रांसलेशन होता क्या है बेटा, ठीक है, देखो इस डेफिनेशन को देखो, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है ना, देखो सेल है, सेल है, कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर काफी सारे अमीनो एसिड्स इस सेल ने फॉर्म कर रखे हैं। ठीक है ना, इसके पास में काफी सारे अमीनो एसिड पड़े हुए हैं। ठीक है ना, काफी सारे अमीनो एसिड्स इस सेल के पास में, काफी सारे अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है ना, जो कि एक मोनोमर की फॉर्म में है, अमीनो एसिड, अलग अलग अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इन अमीनो एसिड्स को क्या करना है, सेल को पॉलीमराइज करना है। ठीक है ना, इन अमीनो एसिड्स को सेल को पॉलीमराइज करना है। ठीक है ना, अब ये पॉलीमराइज कैसे होंगे, सपोज करो ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है, ये अमीनो एसिड 4 है, एंड सो ऑन, कई सारे, यहाँ पे हमने एन ले लिया, अमीनो एसिड एन। ठीक है ना, इस तरीके से पॉलीमराइज, पॉलीमराइजेशन मतलब जब हम मोनोमर, एक यूनिट को मोनोमर बोलते हैं, और जब हम कई सारे पॉलीमर, एक दूसरे, कई सारे मोनोमर अटैच कर देते हैं तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे एक तरीके से पॉलीमर बन गया है। वही बोला है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है ना, अब ये क्या फॉर्म होगी यहाँ पर, ये यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो गई। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्यों हम इसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे हैं, क्योंकि जो एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गए, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोला इसको, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है ना, और ये अमीनो एसिड्स की इस 1 अमीनो एसिड के बाद में जो 2 अमीनो एसिड लगेगा, ये 2 क्यों लगेगा, यहाँ पे कोई दूसरा अमीनो एसिड क्यों नहीं आ गया, यहाँ पे कोई तीसरा अमीनो एसिड क्यों नहीं आ गया है, तो ये कौन बताता है, ये हमें बताती है एमआरएनए की सीक्वेंस। ठीक है ना, जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन्स होते हैं, उन्हीं कोडोन्स के हिसाब से एक अमीनो एसिड के बाद में दूसरा अमीनो एसिड आएगा, दूसरे अमीनो एसिड के बाद में कोई तीसरा अमीनो एसिड आएगा, जो उसके एमआरएनए के ऊपर कोडोन होंगे। एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन की इंफॉर्मेशन होती है, उसी के हिसाब से ये अमीनो एसिड्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अरेंज होते हैं। ठीक है, अब देखो दोबारा से एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखो, ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स to form a polypeptide chain based on the sequence of codon present on the mRNA। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। देखो अब
ट्रांसलेशन तो समझ में आ गया, ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है ना। ये एक सेल ड्रॉ की है, ठीक है ना। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है ना। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस डीएनए के अंदर यहीं पर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही यहीं पर तो रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है ना। यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। सेल साइड इसके न्यूक्लियस के अंदर ही, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर ही रेप्लिकेशन चल रहा है, यानी कि डीएनए की एक सीक्वेंस है। इस डीएनए से डीएनए, यानी कि डीएनए से डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, ठीक है ना, सपोज करो ये आरएनए का स्ट्रेच है, ठीक है ना, नया नया आरएनए बन रहा है, तो ये भी कहाँ पर हो रहा है बेटा, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये आरएनए बनता जाता है, ये आरएनए यहाँ से बेटा न्यूक्लियर पोर की हेल्प से साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है ना। आरएनए कहाँ आ गया, आरएनए आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन तो कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो ट्रांसलेशन होगा वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये बात आई समझ में। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों न्यूक्लियस के अंदर चल रहे हैं, बट ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में बाहर आके। जो हमारा एमआरएनए होता है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। और साइटोप्लाज्म में आके ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना। अब इस देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जब ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होगी उनके साथ में हमें सेल को किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है ट्रांसलेशन में, ठीक है ना। सबसे पहले जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है डीएनए की, जिसको हमें आगे ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स लेके आएगा राइबोसोम्स के पास में, ठीक है ना। उसके बाद में राइबोसोम्स यूज होंगे यहाँ पे। राइबोसोम्स क्या है, जहां पे ट्रांसलेशन होगा, एक्चुअल में ट्रांसलेशन जिस साइट पे होगा वो कहाँ पे हो रहा है, राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में अमीनो एसिड्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, वो ऑलरेडी सेल के पास में है, ठीक है। और एंजाइम्स और फैक्टर्स, इस जो ट्रांसलेशन होगा वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन के लिए अलग फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी सेल को, इलोंगेशन के लिए कुछ अलग फैक्टर्स आएंगे जो इलोंगेशन में हेल्प करेंगे, और टर्मिनेशन में कुछ और फैक्टर्स आएंगे जो टर्मिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से काफी सारे फैक्टर्स यूज होंगे यहाँ पर, और कुछ एंजाइम्स, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स यूज होंगे जो इस प्रोसेस को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना, जिन एंजाइम्स की हेल्प से ये प्रोसेस पूरे तरीके से अच्छे से परफॉर्म हो पाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा सेल को एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी को किस फॉर्म में यूज करते हैं यहाँ पर सेल, जीटीपी की फॉर्म में, ठीक है ना। अलग अलग स्टेप पे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, तीनों स्टेप पे सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सेल को ट्रांसलेशन के टाइम पे जरूरत होती है, ठीक है ना। अब देखो एमआरएनए तुम्हें पता चल गया है कि एमआरएनए कब बनता है, ठीक है ना। टीआरएनए का भी तुम्हें पता है कि स्पेसिफिक जो हमारे पॉलीमरेज होते हैं वो टीआरएनए को बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये राइबोसोम्स जो आरआरएनए होता है, ठीक है ना। अभी एक बार थोड़ा सा ना राइबोसोम्स को और समझ लेते हैं। राइबोसोम्स किस तरीके से, जैसे अगर मैं राइबोसोम्स की बात कर रही हूँ, राइबोसोम्स कुछ नहीं होते बेटा। राइबोसोम्स बेसिकली 2 चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। एक तो आरएनए से मिलके बना होता है, ठीक है ना। इन राइबोसोम्स में आरएनए होता है, और इनके पास में कुछ राइबोसोमल प्रोटीन होती है, राइबोसोमल प्रोटीन होती है, ठीक है ना। और पता है अगर मैं राइबोसोम्स को प्रोकैरियोट के अंदर बात करूं, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में अलग अलग राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम्स मिलता है,
और यूकैरियोट के अंदर 80s राइबोसोम्स मिलता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम्स मिलता है और यूकैरियोट के अंदर 80s राइबोसोम्स मिलता है। अगर मैं इस 70s राइबोसोम्स की भी ये दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, कौन कौन सी वो दो सब यूनिट्स हैं? 80s प्लस 30s, सॉरी 50s प्लस 30s सब यूनिट, ठीक है ना। अगर मैं 80s की बात करती हूँ यूकैरियोट की, तो ये भी दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। कौन कौन सी? 60 और 40, 60s प्लस 40s, ठीक है ना। जो S, तो ये राइबोसोम्स की कौन सी? स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है ना। दिस वन इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स और प्रोकैरियोट में 40s है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई? और इन सब यूनिट्स में कुछ नहीं है, इन सब यूनिट्स में बेटा rRNA है, ठीक है ना। और साथ में इन सब यूनिट्स को जो असेंबल करके रखते हैं वो राइबोसोमल प्रोटीन्स है, राइबोसोमल प्रोटीन्स और rRNA, ठीक है। अब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस का इनिशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन प्रोसेस की पहला स्टेप है इनिशिएशन, कैसे शुरुआत होती है ट्रांसलेशन की। तो देखो, ये एक आरएनए का mRNA, ये एक mRNA का स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। क्या है? mRNA, ठीक है, ये mRNA है। इस mRNA के ऊपर ये स्टार्ट कोडोन है AUG, सॉरी AUG, AU और G, ये स्टार्ट कोडोन है, ठीक है ना। इस स्टार्ट कोडोन वाले रीजन से सबसे पहले कौन आता है? यहाँ पे राइबोसोम्स की स्मॉलर सब यूनिट्स आके बाइंड हो जाती है, ठीक है ना। अगर ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, ठीक है ना, अगर प्रोकैरियोट की बात हो रही है तो प्रोकैरियोट के अंदर स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है बेटा? 30s। और अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो उसके अंदर स्मॉलर सब यूनिट होती है 40s, ठीक है ना। बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पर। अभी स्मॉलर सब यूनिट आके इधर बाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में इस वाले रीजन से जो AU और G है, ठीक है ना, इस AUG से एंटीकोडोन, जिस इससे रिलेटेड जो मिथ्योनिन वाला mRNA, सॉरी जो मिथ्योनिन, AUG किसको कोड करता है? AUG किसको कोड करता है बेटा? मिथ्योनिन को, ठीक है ना। मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है AUG। तो वो tRNA यहाँ पर आएगा जिस tRNA के पास में मिथ्योनिन अमीनो एसिड है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा tRNA आके बाइंड होगा? जिसके पास में मिथ्योनिन अमीनो एसिड है। tRNA की स्ट्रक्चर कुछ क्या? 5 प्राइम, ठीक है ना। देखो बेटा, ऐसा होता है tRNA, ये OH ग्रुप है इधर 3 प्राइम पे, ठीक है ना। अब इस tRNA के पास में नॉर्मली जो tRNA होते हैं इनके पास में अभी कोई अमीनो एसिड नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। जब तक tRNA के पास में कोई अमीनो एसिड नहीं लगा होता तब हम उसको अनचार्ज्ड tRNA बोलते हैं, अनचार्ज्ड tRNA, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अनचार्ज्ड tRNA बोलते हैं जब तक इस पे कोई क्या नहीं लगा हुआ? अमीनो एसिड नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो ये वाला रीजन है 3 प्राइम OH, इधर 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे, यहाँ पे इस जो ये वाला इस लूप को हम बोलते हैं एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप, ठीक है ना। अब ये जो एंटीकोडोन लूप है इसके पास में यहाँ पे एंटीकोडोन क्या होंगे? ए के अपोजिट में एडेनिन के साथ में क्या आता है? यूरेसिल, यहाँ पे यू आ जाएगा और यू के पास में ए आ जाएगा और जी के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सी आ जाएगा। मतलब कि UAC सीक्वेंस है, इसके एंटीकोडोन, इसका एंटीकोडोन क्या है यहाँ पे? UAC, ठीक है। और AUG किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड आके बाइंड होगा 3 प्राइम एंड पे, वो अमीनो एसिड कौन सा ऐड होगा? यहाँ पे मिथ्योनिन अमीनो एसिड आके बाइंड होगा और इस अमीनो एसिड को बाइंड करवाने के लिए एक
एंजाइम की नीड होती है, ठीक है ना, उस एंजाइम को हम बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है ना। एंजाइम का क्या नाम है? अमीनो एसाइल। इस यहाँ पर इसमें हमें सपोज करो यहाँ पर हमें मिथ्योनिन को ऐड करना है, तो इस मिथ्योनिन को ऐड कराने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? हमें अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम आएगा, ठीक है ना। और ये एंजाइम इसके 3 प्राइम OH पे अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब इस टीआरएनए को हम नॉर्मली ऐसे बना रहे हैं बेटा, इस टाइप से, ठीक है ना। इस 3 प्राइम OH पे यहाँ पे अब क्या आगे जुड़ गया है इससे? मिथ्योनिन, ठीक है ना, ये मिथ्योनिन जुड़ गया है। अब इस टीआरएनए को हम क्या बोलेंगे? चार्ज्ड टीआरएनए। क्या बोल रहे हैं इसको? चार्ज्ड टीआरएनए, या फिर इसका एक और नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है, अमीनो एसाइल टीआरएनए। अभी तक की ये स्टोरी हुई है। देखो अभी क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए का जो स्टार्ट कोडोन है, उस स्टार्ट कोडोन पे स्मॉलर सब यूनिट आके आरएनए की स्मॉलर सब यूनिट आके बाइंड हो गई है। अगर प्रोकैरियोट है तो 30S यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, अगर यूकैरियोट है तो 40S यूनिट यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इधर फिर आएगा टीआरएनए, लेकिन टीआरएनए कौन सा टीआरएनए आएगा? चार्ज्ड टीआरएनए आएगा, ठीक है ना, चार्ज टीआरएनए, यानी कि अमीनो एसाइल टीआरएनए आके इधर बाइंड होगा, ठीक है। यहाँ पे अमीनो एसाइल टीआरएनए जिसके पास में मिथ्योनिन कोड कर रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आके बाइंड होगा, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगी? UAC, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद में बेटा इधर आ जाएगी फिर राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गई राइबोसोम्स की लार्जर सब यूनिट। ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है? इधर स्मॉलर सब यूनिट्स भी बाइंड होगी, लार्जर सब यूनिट्स भी बाइंड होगी, टीआरएनए भी आ गया। कैसा टीआरएनए आया है? अमीनो एसाइल टीआरएनए आके बाइंड हुआ है, ठीक है ना। अमीनो एसाइल टीआरएनए यानी कि चार्ज टीआरएनए आके बाइंड हुआ। यहाँ पे ऐड होने से पहले सभी जो टीआरएनए होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, वो अमीनो एसाइल टीआरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कौन कन्वर्ट कर रहा है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम हेल्प कर रहा है टीआरएनए को, अनचार्ज टीआरएनए को कन्वर्ट कर देता है चार्ज टीआरएनए में, ठीक है। अब जिस पोजीशन पे ये टीआरएनए आके बाइंड हुआ है, ठीक है ना, इस साइट को हम पी साइट बोलते हैं, ठीक है ना, इस साइट को बेटा पी साइट बोलते हैं। और इसके इधर इस साइड में अब इधर भी 3 कोडोन ट्रिपलेट आएगा, यहाँ पे कुछ कोडोन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी कोई कोडोन होगा। यहाँ इस वाली साइड पे एक अलग से आगे से टीआरएनए आएगा। इस साइट को, ये वाला जो रीजन है, इसको हम ए साइट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम ए साइट बोलते हैं। और इसके इधर भी जो ट्रिपल, यहाँ पे भी इस वाले रीजन को, इधर वाले को हम ई साइट बोलते हैं, ठीक है ना, ई साइट। अब ये क्या मतलब है इनका? ए साइट, पी साइट और ई साइट का। ए साइट मतलब आगे जितने भी टीआरएनए आएंगे, ठीक है ना, अब वो सबसे पहला जो टीआरएनए आता है, सबसे पहला टीआरएनए जो स्टार्ट कोडोन का होता है, वो तो डायरेक्टली पी साइट पे आता है, ठीक है ना, ये पी साइट पे। लेकिन आगे जितने भी टीआरएनए आएंगे, उनके कोडोन के हिसाब से जितने भी टीआरएनए आएंगे, वो सभी कहाँ पे आएंगे? सबसे पहले ए साइट पे आएंगे, ठीक है ना। फिर ए साइट से वो पी साइट पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, और पी साइट से फिर वो ई साइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ई साइट पे हमारे इधर अमीनो एसाइड टीआरएनए आएंगे, इधर फिर इन पे पेप्टाइड्स मतलब अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे। और इस साइड में जो ई साइट है, यहाँ से अनचार्ज टीआरएनए एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है ना, अनचार्ज टीआरएनए ई साइट से एग्जिट कर जाएंगे। ये प्रोसीजर होता है। अभी ये वाली सिचुएशन कौन सी है?
इनिशिएशन की है, ठीक है ना। ये वाली सिचुएशन किसकी है बेटा, इनिशिएशन। अब देखो बेटा, ये ए साइट को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल साइट, ठीक है ना। अमीनो, ए साइट को बोलते हैं अमीनो एसाइल साइट, ठीक है। पी साइट को, जो पी साइट है, पी साइट को बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, ठीक है। और ई साइट से यहाँ पे है एग्जिट, ई से क्या मतलब है यहाँ पर, एग्जिट, ठीक है ना। ये देखो बेटा, अब बात करते हैं इलोंगेशन की। इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन में सबसे पहले तो यहाँ पे जो कोडोन GUC, ठीक है ना, यहाँ पर कोडोन है, mRNA पे जो कोडोन है वो है GUC, ठीक है ना। तो GUC पे यहाँ पे एक ऐसा tRNA आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक नया tRNA आके बाइंड हो जाएगा ए साइट पे एक नया tRNA आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। जिस tRNA पे क्या होगा, अमीनो एसिड यहाँ पे वैलीन, ठीक है ना, क्योंकि वैलीन किसको कोड करता है, GUC किसको कोड करता है, वैलीन को, ठीक है ना। यानी कि मिथ्योनिन के बाद में GUC है कोडोन, तो यहाँ पे वैलीन, ऐसा चार्ज्ड tRNA आएगा जिसके पास में अमीनो एसिड कौन सा होगा, वैलीन होगा, और वो ए साइट पे आएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इलोंगेशन में क्या होगा कि ये पूरी की पूरी राइबोसोमल सब यूनिट आगे की तरफ मूव करेगी mRNA पे, ठीक है ना। कैसे मूव करेगी, देखो एक बार, ये mRNA है, ठीक है। अब ये mRNA AUG वाली सीक्वेंस किधर चली जाएगी, ई साइट पे, ठीक है ना। यहाँ पे AUG, ठीक है, ये AUG ई साइट पे चला जाएगा। उसके बाद में AUG, GUC ये आ जाएगा पी साइट पे, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई एक नया कोडोन आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक नया कोडोन आ जाएगा ए साइट पे, ठीक है। और जैसे ये शिफ्ट हो रहे होते हैं, इधर नीचे क्या है हमारी स्मॉलर सब यूनिट, और ऊपर क्या है राइबोसोम्स की लार्जर सब यूनिट, ठीक है ना। और अब पी साइट पे, इसको भी यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना। ये वाला, अब ब्लैक वाला जो tRNA हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये आ गया इधर, ठीक है ना, अब इस साइड आ गया है। और जो ये मिथ्योनिन था, इसके पास में है क्या, इसके पास में है वैलीन, ठीक है ना, ये है वैलीन। बट अब जो मिथ्योनिन है ये वाला इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया बेटा, मिथ्योनिन, ये है हमारा मिथ्योनिन, ठीक है ना। दो अमीनो एसिड जुड़ गए हैं, और इधर ये अनचार्ज tRNA अब इससे एग्जिट कर जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक और नया tRNA आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ से यहाँ पे फिर एक और चार्ज्ड tRNA आके बाइंड हो जाएगा। सपोज करो जिसके पास में क्या प्रोटीन है, सेरीन प्रोटीन है, जिसके पास में क्या अमीनो एसिड है, सेरीन अमीनो एसिड है, ठीक है ना, ये बाइंड हो जाएगा। इस तरीके से राइबोसोमल सब यूनिट आगे की तरफ मूव करती रहेगी, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड हैं, ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये पेप्टाइड चेन बनाते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, फिर से ये रेड से हमने यहाँ पे दिखाया है tRNA, ये फिर से किस साइड पे आ जाएगा, पी साइड पे आ जाएगा, ठीक है ना। और पी साइड क्या है, पेप्टाइडल साइट मतलब कि यहाँ पे जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो ट्रांसफर होते रहेंगे, ठीक है ना। और जो इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है बेटा, एक अमीनो एसिड के और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। ये कौन बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इस पेप्टाइड बॉन्ड को कौन बना रहा है, इस पेप्टाइड बॉन्ड को एक एंजाइम यहाँ पे बना रहा है, जो किसके पास में है, राइबोसोम्स के पास में। जो राइबोसोम्स की लार्जर यूनिट है, उस लार्जर यूनिट के पास में एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफिरेज। ये एक एंजाइम है जो कि किसके पास में है,
राइबोसोम्स की लार्ज सब यूनिट के पास में है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इनको ट्रांसफर कर देता है अमीनो एसिड्स को और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बेटा, जो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है, एंजाइम हमारे बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक राइबोजाइम है, ठीक है ना, राइबोजाइम है। क्योंकि किसका बना हुआ है? ये राइबोसोम, ये आरएनए का बना हुआ है, ठीक है ना। ये राइबोजाइम है, ये आरएनए का बना हुआ है। आरएनए के पास में सिर्फ सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सिर्फ एक एंजाइम है जिनको हम राइबोजाइम बोलते हैं, जो कि आरएनए का बना होता है, ठीक है ना। आरएनए के पास में भी अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, इसीलिए ये एक राइबोजाइम है, ठीक है ना। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोसोम्स की लार्जर सब यूनिट में होता है, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये इस तरीके से आगे मूव करते रहेंगे, राइबोसोमल सब यूनिट आगे की तरफ एमआरएनए पे मूव करती रहेगी, ठीक है। और इधर पेप्टाइड्स बॉन्ड बनते जाएंगे और यहाँ पे पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। सपोज करो यहाँ पे काफी सारे टीआरएनए, नया टीआरएनए आएगा, वो ए साइट पे आएगा, ए साइट से फिर वो पी साइट पे चला जाएगा और यहाँ पे पी साइट पे जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर होते रहेंगे और ई साइट पे फिर ये जो अनचार्ज टीआरएनए होता है वो अनचार्ज टीआरएनए यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। इस तरीके से यहाँ पे एक पूरी चेन बन जाएगी, प्रोटीन की, अमीनो एसिड की पूरी यहाँ पर एक चेन बन जाएगी, ठीक है ना, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ठीक है ना। उसके बाद में अब ये इलोंगेशन है, ठीक है ना। इलोंगेशन में अब यहाँ पे हमने देखे कुछ कई सारे इलोंगेशन फैक्टर भी यूज होंगे। इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर्स यूज होते हैं, इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर यूज होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा टर्मिनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप आएगा टर्मिनेशन। कब टर्मिनेट होगा, कब तक चलता रहेगा ऐसा कि ये राइबोसोम्स एमआरएनए के ऊपर मूव करता रहेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती रहेगी। लेकिन कब तक बेटा हमें पता है कि हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं। स्टॉप कोडोन कौन कौन से स्टॉप कोडोन है? कौन पे जैसे ही ये राइबोसोमल सब यूनिट दोनों एमआरएनए पे मूव करती जा रही है, लेकिन सपोज करो इस एमआरएनए पर यहाँ पर कोई एक स्टॉप कोडोन आ जाता है, ठीक है ना। यूएए या फिर यूएजी या फिर यूजीए, ये तीनों क्या हमारे स्टॉप कोडोन है। जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा, ठीक है ना, तो स्टॉप कोडोन के लिए इनके लिए हमारे पास कोई टीआरएनए नहीं है, इनके लिए हमारे पास कोई अमीनो एसिड नहीं है, इसीलिए तो हम इनको स्टॉप कोडोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा तो इस पॉइंट पे कोई भी टीआरएनए आके बाइंड नहीं होगा। जब ये राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ तक पहुंचेगी तो इस वाले पॉइंट पे ये ए साइट पे आ जाएगा, ठीक है ना, और इस ए साइट पे कोई भी टीआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए आके बाइंड ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। कौन आते हैं बेटा? कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं जो कि इस राइबोसोमल एमआरएनए को, इसको आरआरएनए क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, दोनों सब यूनिट सेपरेट हो जाती हैं। यहाँ से जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो भी अलग हो जाती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी इनसे अलग हो जाती है, ठीक है ना। और ये पूरा का और कुछ टाइम के बाद में जो एमआरएनए होता है, जैसे इसका काम हो गया तो एमआरएनए भी कुछ टाइम के बाद में डिग्रेड हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से टर्मिनेशन कंप्लीट होता है ट्रांसलेशन, ठीक है ना। इस तरीके से जो ट्रांसलेशन है वो टर्मिनेट होता है। तो बेसिकली टर्मिनेशन में कौन मदद कर रहे हैं? जो हमारे स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन मतलब कि यूएए, यूएजी और यूजीए, ये तीन स्टॉप कोडोन है। जैसे ही एमआरएनए पे तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडोन आता है तो जो हमारा ट्रांसलेशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि इनके लिए हमारे पास में कोई भी टीआरएनए नहीं है, अमीनो एसिड टीआरएनए इनके लिए नहीं है, ठीक है ना। फिर
इसी तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से रिमूव हो जाती है, अलग हो जाती है, और कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं जो टर्मिनेशन में आगे फर्दर और हेल्प करते हैं, जो राइबोसोम्स की सब यूनिट्स जुड़ी हैं उनको भी सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना, उनको भी हम सेपरेट, जो सेल है वो अलग अलग कर देती है। कुछ टाइम के बाद में mRNA वो भी डिग्रेड हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, ठीक है ना, सपोज करो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में आगे फर्दर मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, ये प्राइमरी प्रोटीन है एक तरीके से, आगे इसमें और फर्दर मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं, जिसके बाद में ये प्रोटीन एक एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है बेटा ट्रांसलेशन का, ठीक है। क्लियर हुआ होगा किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है सेल में। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।